मैं स्कूल से लौटकर थोड़ी देर के लिए सोने के लिए लेट गई थी। जब मैं सोकर उठी तो माँ को ढूंढते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन मुझे ना तो मम्मी कहीं पर नज़र आ रही थी और ना ही पापा। लेकिन तभी मुझे मेरी छोटी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा कि हो सकता है शायद मम्मी पापा मेरी छोटी बहन के साथ ही उसके कमरे में बैठे हों, इसीलिए मैं उसी तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ मेरी 13 साल की बहन एक 30 साल के आदमी के साथ। ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी मेरी बहन कर सकती है, वह भी इस उम्र में। और वह आदमी तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस सब की कितनी ललक हो। मेरी बहन को उस सब से बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी जो आवाज़ थी उन्हें सुनकर साफ पता चल रहा था। मैं वह सब बहुत ज़्यादा देर नहीं देख पाई और घबराकर वापस अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरे दिमाग में हजारों सवाल आने लगे कि मेरी बहन घर में ही ये सब कुछ कर रही है और मेरे मम्मी पापा आखिर एकदम से कहाँ चले गए। मेरी बहन तो अभी कितनी छोटी है, क्या इस सब के बारे में मम्मी पापा को पता है? और अगर नहीं पता और उन्होंने उसे इस तरह से देख लिया तो अब न जाने क्या होगा। मेरी तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बुरी तरह से डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठ गई। मेरे दिमाग में मेरी अब तक की पूरी ज़िंदगी एक तरह से रिमाइंड होकर चलने लगी। मेरा नाम सोना है। मैंने जब से होश संभाला खुद को अपनी नानी के साथ ही पाया था। मेरी नानी का कहना था कि मम्मी पापा जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर पढ़ने लिखने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इस वजह से वह मुझे अपने साथ रख रही हैं ताकि मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाऊँ। लेकिन जब मैं स्कूल जाती तो मैं देखती कि कई बार मेरे क्लास के बच्चों से उनके मम्मी पापा मिलने आया करते थे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सभी बच्चों के माँ बाप आते थे, जबकि मेरी तरफ से मेरी नानी जाती थी। कुछ बच्चों के पापा उन्हें सुबह स्कूल छोड़ने आते और लेकर जाते। मेरा भी मन करता कि मेरे भी पापा मुझे लेने आएं। मैंने कई बार नानी से कहा कि हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में भी मम्मी पापा के पास क्यों नहीं जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह मम्मी पापा रहते हैं जो हम वहाँ नहीं जाते। इस पर नानी कहती कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास घुमाने लेकर जाऊंगी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होने लगी तो मेरे मन में और भी ढेर सारे सवाल आने लगे, क्योंकि कई कई साल बीत जाते थे लेकिन मम्मी पापा मुझसे मिलने भी नहीं आते थे। और अगर कुछ सालों बाद भी वह मुझसे मिलने आते तो सिर्फ माँ ही मुझसे मिलने आती थी। पापा उनके साथ में नहीं होते थे। लेकिन मैंने हमेशा से ये नोटिस किया था कि जब भी माँ मुझसे मिलने आती तो नानी उनसे कुछ खास बातचीत नहीं करती थी। उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह मम्मी से नाराज़ हैं। मैं मम्मी से हमेशा कहती कि अब आप आई हो तो अब मुझे छोड़कर जल्दी मत जाना, अब आप मेरे साथ कुछ दिन तो यहाँ रहिए। लेकिन मम्मी मेरे साथ मुश्किल से एक हफ्ते ही रहती और कहती कि वह काम करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो उनका काम छूट जाएगा। उनके जाने पर मैं बहुत रोती थी, लेकिन किसी का भी दिल मेरे आंसुओं से नहीं पसीजता था। हाँ, बस इतना था कि नानी को मुझे रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता था। वह मुझे तसल्ली देती रहती थी कि सोना, तू बिल्कुल भी फ़िक्र मत कर, जब तू बड़ी हो जाएगी तो फिर तू अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहना। मैं नानी से अक्सर कहती कि आखिर मुझे अब और कितना बड़ा होना होगा जो मैं अपने मम्मी पापा के पास रह सकूं। लेकिन इस बात का कोई ख़ास ठीक जवाब मुझे नानी की तरफ से नहीं मिलता।
मेरे साल दर साल इसी तरह से बीतते रहे और मैं धीरे धीरे 15 साल की हो गई। इधर मैं 11वीं कक्षा में आ चुकी थी और उधर नानी ने अपने ही एक पहचान के अंकल से मेरे लिए 12वीं के बाद की आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में मुझे भेजने का इंतज़ाम करवा दिया था। उनका कहना था कि 12वीं के बाद मैं दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चली जाऊंगी और वहाँ पर हॉस्टल में ही रहूंगी। इस पर मैंने नानी से कहा भी कि आपने तो कहा था कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, समझदार हो जाऊंगी, उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाकर रहूंगी, लेकिन आप तो मुझे दूसरे शहर भेजने की तैयारी कर रही हैं। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इस पर नानी ने कहा कि मैं तेरा भला ही चाहती हूँ सोना, ये बात तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तू और बड़ी हो जाएगी तब तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी नानी तेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। मैंने नानी से कहा कि पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि आपको मेरे पापा पसंद नहीं हैं, बस इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इस बात पर नानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस दिन अपनी नानी का दिल दुखाया था। इस बात का मुझे खुद भी अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन फिर अगले दिन जो होने वाला था वह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन मुझे पता चला कि मेरी नानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। नानी के जाने के बाद मम्मी पापा मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। जब मैं अपने माँ बाप के घर आई तो यहाँ ना जाने ऐसी कितनी सारी चीज़ें थीं जिनसे मैं हैरान थी, क्योंकि यहाँ आने पर मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का घर तो नानी के घर से कोई ख़ास दूर नहीं था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि नानी मुझे हमेशा से अपने साथ ही रख रही थी, और उन्होंने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं, जबकि यहाँ से तो ना तो नानी का घर दूर है और यहाँ तक कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वह भी बहुत ही करीब था। इसके अलावा मुझे अपने माँ बाप के घर के आसपास का जो माहौल था वह भी बड़ा ही अजीब लगता था। आसपास के लोग ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे से बहुत ही मनमुटाव रखते हों। जब सबसे पहले मैं अपने घर में अंदर जाने वाली थी तो मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। मैंने एक प्लास्टिक की गुड़िया को अपने घर के मेन गेट पर लटके हुए देखा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्यों कर रखा है। मैंने जब ये बात मम्मी से पूछी तो वह कहने लगी कि इससे घर में बरकत होती है और किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। ये बात तो मैंने जीवन में पहली बार ही सुनी थी, लेकिन जब कुछ दिनों बाद मैं अपने घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि मेरे मोहल्ले के आसपास के सिर्फ 3 ही घर ऐसे थे जिनमें बाहर गुड़िया लटकी हुई थी। बाकी घरों में कहीं पर भी कोई गुड़िया नहीं थी। मेरे घर लौटने के बाद मैंने जीवन में पहली बार अपनी छोटी बहन को देखा। मुझे तो अब तक पता ही नहीं था कि मेरी कोई छोटी बहन भी है। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। वह भी मुझसे मिलकर बहुत खुश हो गई थी। उसका नाम प्रीति था। माँ ने घर में मुझे एक अलग से कमरा दिया था। उस कमरे में ऐसी खिड़की लगी हुई थी जिसमें अंदर से तो बाहर का दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और अक्सर शाम होते ही माँ मुझे घर से बाहर कभी भी नहीं निकलने देती थी। उनकी ये मुझे सख्त हिदायत थी कि शाम होते ही मैं घर के बाहर एक भी कदम बाहर नहीं निकालूंगी। लेकिन मुझे बाहर की चीज़ें बहुत ही अजीब लगती थीं। कई बार शाम से लेकर रात तक मेरे घर के बाहर पूरे मोहल्ले में मुझे ढेर सारे लोगों की भीड़ नज़र आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर यहाँ पर शाम होते ही इतने सारे लोग क्यों आ जाते हैं, जबकि सुबह तक ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि शायद मेरे घर के बाहर के इलाके में कुछ मंदिर हैं। शायद ये लोग मंदिर में घूमने के लिए आते हैं
और इसी वजह से यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है। अब मैं अपने वर्तमान में लौट आई थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी अपनी आँखों से देखा उसे सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में ये सब क्या हो रहा है। खैर, जब शाम हुई तो मम्मी पापा कहीं से वापस लौट आए। मैंने सोचा कि मैं उन्हें इस बारे में बताऊं, लेकिन उनसे कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इस बारे में अभी फ़िलहाल उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बल्कि अपनी छोटी बहन को समझाऊंगी कि वह जो भी कर रही है वह सही नहीं है। उसकी हरकतें तो मुझे यहाँ आने के बाद पहले दिन से ही ठीक नहीं लगती थीं, क्योंकि उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसे मैं ज़बरदस्ती अपने साथ स्कूल लेकर जाती थी, जबकि उसे हर समय बस ढेर सारा मेकअप करने में ही मज़ा आता था। मैं उसे कई बार समझाती थी कि अभी तुम्हारी उम्र मेकअप करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है, लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह जाती थी कि मेरी इस बात पर माँ मुझे डांटने लगती थी और कहती थी कि वह जैसे रहना चाहती है उसे वैसे रहने दो। अगर वह नहीं पढ़ना चाहती तो क्या ज़रूरत है उसे पढ़ाई लिखाई की। उसे मेकअप करना पसंद है तो उसे सजने संवरने दिया करो। मैं यही सोचती कि माँ मुझे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए कहती है, लेकिन छोटी बहन से इस सब के बारे में क्यों कुछ नहीं कहती। बस इसीलिए मेरी बहन स्कूल ही नहीं जाती थी। रात हुई तो मैं अपनी बहन को समझाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि मम्मी पापा मेरी बहन के साथ एक आदमी को उसके कमरे में खुद ही भेज रहे थे। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इसका मतलब इस सब के बारे में मम्मी पापा को पहले से ही पता था, लेकिन आखिर वह मेरी छोटी बहन के साथ ये सब क्यों कर रहे थे। मुझे अब इस घर में जो भी हो रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ऐसा कोई राज इस सब के पीछे है जो बहुत ही भयानक है, और शायद इस राज की वजह से ही मेरी नानी ने मुझे आज तक कभी भी मम्मी पापा के साथ रहने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। जिस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी थी, मैंने देखा कि मेरे सामने वाले घर में एक 12 साल की लड़की गुमसुम सी घर के बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर मेरा उससे बात करने का मन हुआ, इसीलिए मैं तुरंत ही उससे मिलने चली गई। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने बताया कि उसका नाम शिवानी है। मैंने उससे कहा कि चलो हम लोग मिलकर कुछ खेलते हैं, मैं तो आज बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो उसने बताया कि मेरे घर के बगल वाले घर में भी एक लड़की रहती है जो उसी की ही उम्र की है। चलो हम लोग क्यों ना उसको भी बुला लेते हैं और फिर आपकी बहन को भी बुला लेते हैं, हम चारों मिलकर खेलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया और वह जाकर अपनी उस सहेली को बुला लाई जिसका नाम पिया था। मैंने देखा कि पिया बहुत ज़्यादा उदास जैसी दिख रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते हैं, क्योंकि मुझे उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान भी दिख रहे थे। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिससे मैं समझ गई कि शायद इसके मम्मी पापा इसकी बहुत पिटाई लगाते होंगे, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत है। लेकिन वह सब भूलकर हम सब एक साथ खेलने लगे कि तभी मेरी मम्मी आ गई और वह ज़बरदस्ती मुझे और मेरी बहन को घर बुला ले गई। वह मुझसे कहने लगी कि उन लड़कियों से दूर रहा करो, उनके साथ खेलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी से कहा कि वह हमारी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई हैं और मैं दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, और फिर आखिर उन लोगों से मैं दूर क्यों रहूँ, वह तो हमारे पड़ोसी हैं। इस पर माँ ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, पर वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन बस कुछ देर के लिए ही उनके साथ खेला करो।
मैंने उनकी बात में हामी भर दी और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। इधर धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और मैंने नोटिस किया था कि मेरे घर में भी शाम होते ही कई सारे आदमियों की भीड़ लग जाती थी। और इसके अलावा जो मेरे बगल का घर था और सामने वाला घर, वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी खड़े हो जाते थे और फिर एक एक करके उनमें से कुछ लोग अंदर जाते तो कुछ लोग वापस लौट जाते। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस बात का पता मैं खुद से लगा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि शाम को तो मम्मी पापा घर के दरवाजे पर ही बैठे होते थे, जिसकी वजह से मैं घर से बाहर जाकर भी नहीं देख सकती थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक दिन रात को जब मैं गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे अचानक मेरी दोस्त पिया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैं तुरंत ही चौंक कर उठ गई। जब मुझे 2-3 बार उसके चीखने की आवाज़ आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत ही घर से बाहर की तरफ भागी। उस वक्त मैं ये तो भूल ही चुकी थी कि ये आधी रात का वक्त है। मैं तुरंत ही दौड़कर उसके घर के पास पहुंची और फिर मैंने सामने खिड़की से जो नज़ारा देखा उसे देखकर तो मैं दंग रह गई। उसके खुद के पापा पिया के साथ जो भी कुछ कर रहे थे उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस सब को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई और वापस अपने घर लौट आई। लेकिन मैंने वहाँ जो कुछ देखा, इस तरह की चीज़ मैंने अपनी छोटी बहन के साथ और सामने जो मेरी एक और दोस्त रहती है शिवानी, उसके साथ भी देखी थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि कोई भी कैसे भी करके मुझे इस सब के पीछे क्या मकसद है वह बता दे। मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में शिवानी से पूछूंगी, क्योंकि पिया तो बिल्कुल बात ही नहीं करती है। शायद वह अपने मम्मी पापा से हद से ज़्यादा डरती है, जिस वजह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे पूछने पर मुझे कुछ भी बताती। अगले दिन जब मैं स्कूल से लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन घर पर नहीं थी। उस वक्त मम्मी पापा भी घर पर नहीं थे। मुझे समझ नहीं आया कि वह घर छोड़कर आखिर कहाँ चली गई। फिर मैंने सोचा कि ये लोग कभी कभी हमारे घर के पीछे जो खेतों का एरिया था उस तरफ निकल जाया करते थे। वहाँ पर बहुत घनी घनी झाड़ियाँ थीं, इसीलिए मैं तुरंत ही अपने स्कूल के कपड़े बदलकर उस तरफ चली गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मेरी बहन एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। वह लड़का मेरी बहन को मोबाइल में कुछ दिखा रहा था, जिसमें से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैं जैसे ही उनके सामने पहुंची, मुझे देखकर वह दोनों दंग रह गए और वह लड़का तुरंत ही अपना मोबाइल लेकर वहां से भाग गया। इस पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। मैंने अपनी बहन से बहुत पूछा कि तुम उस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही थी और वह तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन में क्या दिखा रहा था। पर उसने मुझे झूठा बहाना बनाकर कह दिया कि वह मुझे कुछ फ़नी वीडियोस दिखा रहा था और इतना कहकर वह तुरंत ही वहाँ से भागकर चली आई। मैं भी उसके पीछे पीछे चली आई। जब मैं अपने घर के पास पहुँची तो मैंने उसी लड़के को शिवानी के घर पर देखा। मैंने सोचा कि मैं अब इस लड़के से ही पूछती हूँ कि वह मेरी बहन को अपने मोबाइल में क्या दिखा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी कहने के लिए शिवानी के घर के अंदर जाती, मैंने शिवानी की माँ को उस लड़के से कहते सुना कि जो तुम उस प्रीति को दिखाकर सिखा रहे थे वही तो मेरी शिवानी को भी सिखा दे। इस पर वह लड़का कहने लगा कि यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं होता है। प्रीति की माँ ने तो मुझे पैसे दिए थे, इसीलिए मैं उसे ये सब दिखाकर सिखा रहा था। तुम भी मुझे पैसे दोगी तो मैं शिवानी को भी दिखाकर सिखा दूंगा। इस पर मैंने देखा कि शिवानी की मम्मी ने उस लड़के को तुरंत ही 500 रुपये निकाल कर दिए और फिर वह लड़का शिवानी को कमरे के अंदर ले गया।
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वह बड़े ही गुस्से में बाहर निकला क्योंकि उसका फ़ोन टूट गया था। उसने कहा कि शिवानी को मैं ये सब नहीं सिखा सकता क्योंकि तुम्हारी लड़की बिल्कुल दिमाग से पागल है। देखो, उसने गुस्से में मेरा फ़ोन तोड़ दिया। इसके बाद वह तुरंत ही दौड़कर घर से बाहर चला गया और शिवानी की मम्मी ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी कि अगर तू ये सब नहीं सीखेगी तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। शिवानी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं अपनी सहेली को उसकी माँ से बचा लूँ, लेकिन डर के मारे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं वापस अपने घर लौट आई। मेरे लिए ये सब कुछ इतना रहस्यमय होता चला जा रहा था कि सोच सोच कर मेरे दिमाग की सब नसें फटी जा रही थीं। पर वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे इन सारे सवालों का जवाब देता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। एक तरफ तो मैं सोच रही थी कि मैंने उस दिन जो कुछ भी पिया के साथ होते देखा और उससे जुड़े जितने भी सवाल थे वह मैं शिवानी से पूछ लूँगी, लेकिन अब तो शिवानी की उस दिन की पिटाई के बाद से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वह अब घर से निकल ही नहीं रही थी। इसीलिए मैं उससे भी कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे थे। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो देखा कि मेरे घर के बाहर बुरी तरह से शिवानी, पिया और मेरे घर वालों ने हंगामा मचा रखा था क्योंकि वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और तुरंत ही दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँची। मेरी माँ ने मुझे घर के अंदर जाने को कह दिया, जिससे मैं घर के अंदर आ गई। लेकिन अपने कमरे की खिड़की से मैं सब कुछ देखने लगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पुलिस वाले किसी बात को लेकर इन सब लोगों से उनके घर की तलाशी लेने की बात कर रहे थे, लेकिन किस बात को लेकर ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे मोहल्ले के सभी लोग एकजुट होकर पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, लेकिन जब पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो शिवानी की माँ ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वह खुद को यहीं पर ख़त्म कर लेंगी। और ये कहते हुए उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, जिससे पुलिस वाले घबरा गए और फिर वह वहाँ से चले गए। जब मम्मी घर के अंदर आईं तो मैंने पूछा कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी। तब माँ ने बताया कि दरअसल पिया अब इस दुनिया में नहीं रही है। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मेरी सहेली हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। ये सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। माँ कहने लगी कि पुलिस वाले इस बात का इल्ज़ाम हम सब पर ही लगा रहे थे। मैंने मम्मी से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पिया के साथ आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तो मम्मी कहने लगी कि हो ना हो उसके खुद के माँ बाप ने ही उसे ख़त्म कर दिया होगा। ये सुनकर तो मुझे झटका ज़रूर लगा था, लेकिन उस रात मैंने जो कुछ भी पिया के साथ होते हुए देखा उसे मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ ठीक ही कह रही हैं। लेकिन माँ ने तुरंत ही मुझे बड़ी सख्त हिदायत दी कि अगर पुलिस यहाँ दोबारा आती है तो मैं उनके सामने हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। मैं डर के मारे माँ को हाँ में सिर हिलाकर हामी ही भर दी। मैं और शिवानी इस बात से अब बहुत दुखी थे कि हमारी इतनी अच्छी दोस्त पिया हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मैंने शिवानी से पूछा कि तुम्हारी माँ उस दिन तुम्हें उस लड़के के मोबाइल से आखिर क्या सीखने को कह रही थी। ये बात सुनकर शिवानी भी घबरा गई और वह कहने लगी कि मैं वह सब तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। मैंने कहा तो कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे हाथ पर ये निशान किस लिए हैं, क्योंकि ऐसे ही निशान मैंने पिया के हाथ पर भी देखे। इस पर भी शिवानी ने कहा कि तुम मुझे ये सब कुछ मत पूछो, वरना मेरी माँ मुझे घर में कैद कर देगी और फिर वह मुझे कई कई दिनों तक खाना भी खाने को नहीं देगी। मैंने शिवानी से कहा कि तुम तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती। क्या तुम्हें नहीं लगता
कि हमारी दोस्त पिया को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ही माँ बाप ने उसके साथ कुछ किया है। इस पर शिवानी ने कहा कि मैं तुम्हें आज एक बात बताऊं, और उसके बाद उसने मुझे जो बताया मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि दरअसल वह लोग पिया के सगे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने पिया को गोद लिया था। जब मैंने शिवानी के मुंह से ये बात सुनी तो मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि हो ना हो पिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे उन लोगों का ही हाथ था। लेकिन अगर उस दिन पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी तो मेरी माँ और शिवानी के घरवाले भी पिया के मम्मी पापा को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? उसी दिन तो ये लोग एकजुट होकर पुलिस वालों के खिलाफ खड़े थे, जबकि वैसे तो मैंने देखा है कि ये लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक के बाद एक मेरी बुद्धि उलझती ही चली जा रही थी। इधर पुलिस वाले बार बार जांच करने के लिए आ रहे थे, पर वह लोग एकजुट होकर उन लोगों को वापस भेज देते थे। मैं कई बार हिम्मत जुटाती कि मैंने पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन माँ के डर के कारण मैं घर से बाहर कदम रख ही नहीं पा रही थी। इसी सब के बीच मैंने एक और ऐसा राज जाना जिसने मुझे हैरान कर दिया। वह ये था कि मेरी बहन प्रीति मेरी सगी बहन नहीं थी। उसे भी मेरे माँ बाप ने कहीं से गोद लिया था और मुझसे झूठ कह दिया था कि वह मेरी सगी छोटी बहन है। इधर कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा की शिवानी के पेरेंट्स और पिया के मम्मी पापा से झगड़ा हो गया। वह लोग एक साथ मिलकर पिया के मौत का जिम्मेदार मेरे माँ बाप को ठहराने लगे थे। इस पर मेरी माँ ने कहा कि वह लोग मेरी माँ से जलते हैं, क्योंकि उनके पास प्रीति है और इस वक्त वह सारे यात्रियों को अपने घर पर बुलाने में कामयाब हैं, जबकि उनके यहाँ कोई भी नहीं जा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रीति जैसी लड़की नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैंने अपनी बहन से कई बार पूछने की कोशिश की कि आखिर मम्मी पापा तुमसे ऐसा क्या करवा रहे हैं, पर वह तो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे मम्मी पापा ने पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था, जिस वजह से वह उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी। और मैं ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी बीच एक दिन अचानक ही हमें खबर मिली कि किसी ने मेरी छोटी बहन, जो मेरी सगी बहन नहीं थी, प्रीति, उसको मार दिया है। ये खबर सुनकर मैं मम्मी पापा तुरंत ही खेतों की तरफ दौड़ कर गए, और जब वहाँ देखा तो सच में प्रीति हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर पुलिस आ गई और फिर वह सभी से पूछताछ करने लगी, जिस पर मेरी माँ ने शिवानी की माँ और पिया की माँ पर इल्ज़ाम लगाया कि उन दोनों में से ही किसी ने प्रीति को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वह लोग मेरी माँ से जलने लगे थे, क्योंकि मेरी माँ दिन रात मुनाफा ही मुनाफा कमा रही थी। इसीलिए जलन के कारण उन्होंने उनसे प्रीति को छीन लिया। पुलिस वाले उन सभी को पकड़कर अपने साथ ले गए। इधर मैं घर पर अकेली थी। शाम को जब माँ लौट कर आई तो बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर वह मुझे समझाते हुए कहने लगी कि देखो, अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ भी कह दें तो तुम उनसे यही कहना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हें तो माँ घर से बाहर निकलने ही नहीं देती है और तुम्हारा दिन का समय स्कूल में ही जाता है और शाम होते ही तुम अपने कमरे में कैद रहती हो, इसीलिए तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। माँ ने मुझे डराते हुए कहा कि अगर तुमने इसके अलावा एक भी इधर उधर की कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त तो मैंने माँ से कह दिया कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूँगी। लेकिन जब पुलिस मुझे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि शायद पिया या शिवानी के घरवालों में से ही किसी ने प्रीति के साथ ये सब किया है। फिर वह मुझसे कहने लगे कि बेटा,
तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन मैंने पुलिस अंकल से कहा कि मैं आपको और भी कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर वह लोग पहले तो थोड़ा हैरान हुए और फिर कहने लगे कि हाँ बताओ, तुम हमें क्या बताना चाहती हो। मैंने कहा कि दरअसल प्रीति मेरी सगी बहन नहीं थी और पिया भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं थी। वह लोग पिया को भी कहीं से गोद लेकर आए थे। ये सच सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि दरअसल एक रात मैंने पिया की बहुत तेज़ चीखों की आवाज़ सुनी थी और जब मैं दौड़ के गई तो मैंने देखा कि पिया के पापा उसको हाथ पर एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन लगा रहे थे। उस वक्त मैंने पिया के हाथ पर बहुत बड़े बड़े निशान देखे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसको वह इंजेक्शन कई बार लगाए गए थे, जिससे उसके ऐसे निशान पड़ गए थे। उसके बाद ही मुझे याद आया कि ठीक ऐसे ही निशान मैंने अपनी बहन प्रीति के हाथ पर भी देखे थे और शिवानी के हाथ पर भी। लेकिन मैंने उन दोनों से कई बार इस बारे में पूछने की कोशिश की कि आखिर ये निशान किस चीज़ के हैं और ये इंजेक्शन उनको क्यों दिया जाता है, पर उन्होंने आज तक मुझे डर के मारे कभी भी कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि बेटा, तुमने हमारी इस सब में बहुत बड़ी मदद की है, इसीलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम अब अपने घर पर सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें हम फ़िलहाल के लिए अपने पास ही रखेंगे। 2-3 दिन के बाद जब मेरी बहन प्रीति की रिपोर्ट और पिया की सारी रिपोर्ट्स आ गईं तो उसमें मेरी इंजेक्शन वाली जो बात थी वह सच साबित हुई। जिसके बाद जब मेरे शिवानी और पिया के मम्मी पापा से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल पिया की मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि उसके साथ एक बार में ही कई बार गलत काम हुआ, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। और इधर प्रीति को जलन की वजह से पिया के माँ बाप ने ही अपने रास्ते से हटा दिया था और वो जो इंजेक्शन इन बच्चियों को दिए जाते थे वो हार्मोनल इंजेक्शन थे, ताकि वक्त से पहले ही वो लड़कियां बड़ी हो जाएं। जब सारी चीज़ें क्लियर हो गईं तो मैंने पुलिस अंकल से पूछा कि आखिर इन लोगों ने ये सब क्यों किया, मुझसे मेरी दोस्त और मेरी बहन को क्यों छीन लिया। उसके बाद मुझे पुलिस अंकल ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे पिता जिस समुदाय से आते हैं उसमें एक रिवाज चलता है जिसके तहत वह लोग अपने घर की लड़कियों से उस तरह का काम करवाते हैं जिसके लिए वहाँ पर आने वाले लोग उनकी लड़कियों को पसंद करते हैं और जिससे उनके घर की रोज़ी रोटी चलती है। ये काम गलत है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए ही जिनके घरों में खुद की लड़कियां नहीं होती वह लोग दूसरी लड़कियों को अनाथालय से गोद ले आते हैं। जिस तरह से तुम्हारी बहन को तुम्हारे माँ बाप ने अपनाया था और शिवानी भी उन लोगों की सगी औलाद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लड़कियां छोटी होती हैं तो उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए ही ये उनके साथ ऐसा करते थे। शिवानी को भी इन लोगों ने अनाथालय से गोद लिया था, जबकि पिया के साथ ऐसा नहीं था। मैंने कहा तो फिर पिया यहाँ कैसे आई, तो पुलिस अंकल ने बताया कि पिया को उसकी ही माँ ने इन लोगों के हाथों बेच दिया था। ये सुनकर तो मुझे गहरा धक्का लगा कि कोई सगी माँ अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पुलिस अंकल ने बताया कि पिया की माँ ने उसके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिया के पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर वह अपने नए पति के साथ नया जीवन बसाना चाहती थी, जिस वजह से वह पिया से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए उसने ऐसा रास्ता अपनाया और इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उस बेचारी छोटी सी बच्ची की जान ले ली। पुलिस अंकल ने बताया कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे थे उसकी पहचान के लिए
वह लोग अपने घरों के बाहर एक प्लास्टिक की गुड़िया को टांग कर रखते थे ताकि वहां आने वाले लोग दूर से ही उस घर को पहचान जाएं जहां पर उनका मकसद पूरा हो सकता था। मैंने कहा कि अब मुझे समझ आया कि मेरी नानी मेरे पापा को पसंद क्यों नहीं करती थी और किस वजह से उन्होंने कभी भी मुझे मेरे माँ बाप के साथ रहने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वह मुझे इस बुराई से बचाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मैं उन्हें गलत समझती रही। मुझे लगा कि वह मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखना चाहती हैं, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी पसंद से मेरे पिता से शादी की थी, जिस वजह से वह मेरे पापा को पसंद नहीं करती हैं और उन्हें अपनी औलाद से दूर रहने का दुख देना चाहती हैं, जबकि वह तो मुझे एक बहुत बड़े दलदल से बचा कर रखे हुए थीं। पुलिस अंकल ने कहा कि शिवानी के पेरेंट्स का पता करने के बाद हम उसे उसके घर वालों के पास वापस भेज देंगे और इन लोगों को उनके किए की जो भी सज़ा होगी वह भी हम इन्हें दिलवा कर रहेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने मुझे एक एनजीओ के हाथों सौंप दिया, जहाँ पर रहकर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी की और वहाँ जो भी स्किल्स सिखाई जाती थीं उन्हें भी अच्छे से सीखा और आज मैं एक टीचर बन चुकी हूँ और बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाती हूँ और उन्हें ये समझाती हूँ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी न जाने ऐसी कितनी ही बुराइयां हैं जो परंपराओं और रिवाज के नाम पर धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं, जिसमें किसी को कुछ भी गलत नज़र नहीं आता और जिनकी वजह से न जाने कितनी ही लड़कियों को अपना बचपन, अपना जीवन खो देना पड़ता है और वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, परंपराओं और रिवाज में कोई बुराइयां नहीं हैं जब तक कि वह किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते हैं। परंपराएं इंसान को उनके नैतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ना कि नैतिक मूल्यों को गिरा देने के लिए। सिर्फ परंपराओं के नाम पर किसी भी इंसान के जीवन से खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। इसीलिए समाज के हर इंसान को शिक्षित होना चाहिए ताकि वह ये जान सके कि कौन सी परंपरा सही है और कौन सी गलत, और जो रिवाज हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं उन्हें हमें तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा, जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूं। थैंक यू। मेरा नाम अनुज है। इस दुनिया के हर माता पिता अपनी औलाद को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ माता पिता का प्यार उनको बिगाड़ देता है और कुछ का प्यार उनको सुधार देता है। मेरी माँ मुझे इस तरह का प्यार किया करती थी कि वो मुझे सुधारना चाहती थी, मुझे अच्छे संस्कार देना चाहती थी, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा, ईमानदार, सुशील और संस्कारी इंसान बनना चाहती थी। जबकि मेरे पिता मुझसे कुछ इस तरह का प्यार करते थे कि हमेशा उन्होंने मेरी खुशियों को सबसे आगे रखा, मेरी ख्वाहिशों को सबसे आगे रखा और सबसे बढ़कर हमेशा ऐसा ही किया जैसा मैं चाहता था। नॉर्मली माता पिता बच्चों को उसकी गलती पर डांटते हैं। मुझे मेरी माँ मेरी गलतियों पर डांटा नहीं करती थी, बल्कि प्यार से समझाया करती थी। जो डांट पिता की तरफ से मुझे पढ़नी चाहिए वो मेरी माँ को पढ़ती। पिताजी कहते कि छोटे से बच्चे को ये क्या फिजूल बातें सिखा रही हो, अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है तो उसका ब्रेन वॉश करने की क्या ज़रूरत है। बच्चा है, अभी गलती हुई है, बड़ा हो जाएगा तो कोई गलती नहीं करेगा। अक्सर बच्चे ही तो गलतियाँ किया करते हैं। माँ कहती थी कि यही उम्र होती है, अगर बच्चे गलती करें तो हमें उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, और अगर वो प्यार से समझने के बावजूद भी गलती करें तो उन्हें डांट या मार से समझाना चाहिए। पिताजी कहा करते थे कि खबरदार, जो अगर तुमने मेरे बेटे को मारने या डांटने की बात भी कही
तो अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दूंगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे से कोई कुछ भी कहे। माँ कहती थी कि आपका लाड प्यार इसे एक ना एक दिन बिगाड़ देगा, और वैसा ही हुआ। बचपन से ही मेरी बुरी हरकतों में कोई कमी नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करता था। अगर कोई मुझसे कुछ भी कह देता तो मैं उसको छोड़ता नहीं था। एक दिन मैं गली के आसपास के बच्चों के साथ खेल रहा था। हम सारे बच्चे मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे। मेरी उम्र उस समय लगभग 6 साल थी। बॉलिंग करते समय एक लड़के ने बॉल अचानक मेरे ऊपर मार दी। मुझे गुस्सा आया। हालांकि बॉल मेरे ज़्यादा जोर से नहीं लगी थी और ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई थी। बस वो मेरे कंधे को छू कर गुजर गई थी। मुझे उस पर गुस्सा आया तो मैंने सड़क पर पड़ी ईंट उठाकर जोर से उसके सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगा था। और मुझे इतने गुस्से में देखकर बाकी सारे बच्चे भाग गए। वो बच्चा वहीं रोता रह गया। मैं भी भागकर अपने घर आ गया था। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के पिता अपने जख्मी बेटे को लेकर हमारे घर पर आए और मेरी माँ से शिकायत करने लगे। उसके पिता दरवाजे पर खड़े होकर बहुत शोर मचा रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर मेरे बेटे के सिर में ईंट मारी है। माँ ने तब भी मुझे डांटा और कहने लगी कि बेटा, क्या ये सच कह रहे हैं? मैंने कहा, नहीं माँ, उनके बेटे ने पहले मुझे बॉल मारी थी। वो काफ़ी देर तक मेरी माँ से बहस करते रहे। माँ बार बार उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी कि मैं अपने बेटे को डांटूंगी। भैया, इससे गलती हो गई, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत करो। हम इज्जतदार लोग हैं। मेरे बेटे से गलती हुई है, उसे उसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं इसका क्रिकेट बैट और बॉल तोड़ दूंगी। आइंदा से कभी दूंगी ही नहीं, या फिर आपके बेटे के साथ खेलने नहीं दूंगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहती हूँ कि यह तमाशा मत करो। मगर उसके पिता तो बार बार कह रहे थे कि मेरे बेटे को बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने उसके माथे पर 2 टांके भी लगाए हैं। इसका खर्च कौन देगा? मुझे आपसे इसका खर्चा चाहिए। माँ उनको उनके बेटे की दवाई के पैसे देने के लिए तैयार हो गई थी। इतनी ही देर में पिताजी आ गए और उन्होंने जब यह हंगामा देखा तो उस लड़के के पिता से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ गई थी। माँ अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी और मुझे डांटने लगी कि अगर तुम ऐसी हरकत नहीं करते तो आज ये तमाशा इतना बड़ा ना होता। मगर मुझे तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ उस बच्चे के पिता ने मेरे पिता को मारा, कुछ मेरे पिता ने भी उसके पिता को मारा था। दोनों के बीच होने वाली यह हाथापाई मुझे तो बड़ा ही मज़ा दे रही थी। मैं दूर से खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था और मज़े ले रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे। वो बार बार पिताजी को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर मोहल्ले वालों ने आकर दोनों का बीच बचाव करवाया, जिससे ये हंगामा थमा था। पिताजी घर के अंदर आए। उनके कपड़े फट चुके थे। माँ बहुत रो रही थी। माँ ने कहा कि आपको आखिर उस आदमी से झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? पहले पूरी बात तो सुन लेते कि गलती आपके बेटे की है। उसने उनके बेटे के सर पर ईंट मारी थी। देखा नहीं आपने कि उस बच्चे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी? मैंने कहा, नहीं माँ, आप क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कहा ना कि पहले उनके बेटे ने मेरे बॉल मारी थी। पिताजी कहने लगे कि तुम हमेशा मेरे बेटे को ही कसूरवार ठहराती हो। आखिर कैसी माँ हो तुम? हर इंसान पहले अपनी औलाद की साइड लेता है और तुम दूसरे के बच्चे की साइड ले रही हो। अरे देखो, उसके बॉल लगी, तभी तो उसने ईंट मारी थी ना। माँ कहने लगी कि अगर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों पर हम अपने बेटे को नहीं रोकेंगे तो आगे चलकर वो एक मुजरिम का रूप भी ले सकता है। पिताजी कहने लगे कि बस खामोश हो जाओ, तुम्हें तो हमेशा मेरा बेटा खलता रहता है। उन्होंने माँ को इस बात पर बहुत डांटा था और कहा था कि आइंदा अगर कोई भी घर में मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया और उसने मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ, पिताजी और मेरी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। दिन रात प्रार्थना करती रहती थी कि उनका बेटा कभी भी गलत रास्ते पर न चले। लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा जवान होता जा रहा था, गलत रास्ते पर चलने लगा था। पिताजी इसी तरह मेरी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ावा दिया करते थे, जिससे मेरी वही छोटी छोटी गलतियाँ बड़े बड़े जुर्म का रूप ले रही थीं। मैंने स्कूल में अपने बराबर में बैठने वाली एक लड़की के बैग से पैसे चोरी कर लिए। ये बात भी स्कूल में खुलकर आ गई थी। जब शिकायत मेरी माँ के पास पहुंची तब वह बहुत रोई थी
और उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा, चोरी करना पाप है, तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हारे पिता पूरी नहीं करते? क्या तुम्हें पैसे नहीं देते? तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी चोरी करने की? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम्हें अपने पिता से मांगने चाहिए, मुझसे मांगने चाहिए थे। मैंने कहा, माँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, बार बार आप लोगों के आगे हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं। उस दिन माँ पहली बार बहुत घबराई थी, क्योंकि उनका 13 साल का बेटा 30 साल की उम्र के आदमी की तरह बातें जो कर रहा था। माँ हमेशा यही चाहती थी कि उनका बेटा एक सच्चा और ईमानदार इंसान बने, लेकिन पिताजी के लाड़ प्यार ने मुझे इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, मेरी बुरी हरकतें बढ़ती जा रही थीं। अब मैं जवान हो गया था, काफ़ी खूबसूरत था, मेरा स्कूल कंप्लीट हो चुका था। मैं अब बागी नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि शुरू से ही मेरा पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं था। मैं तो पिताजी से मना किया करता था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन मेरी माँ थी जो सिर्फ यही चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े लिखे एक शरीफ इंसान बने, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए। मगर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। पढ़ाई में मेहनत थी जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं की जाती थी। अब मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन माँ डटकर सामने खड़ी हो गई कि नहीं बेटा, तो पढ़ाई करेगा। पिताजी कहने लगे कि अगर मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करना चाहता तो तुम कोई नहीं होती। उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाली अब माँ हार गई थी और मैं जीत गया था। इसी दौरान अचानक हार्ट अटैक की वजह से मेरे पिताजी की मौत हो गई। पिताजी की मौत पर माँ बहुत रोई थी, लेकिन मुझे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं था। हालांकि सारी जिंदगी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी गलतियों को छुपाया, मेरे लिए हमेशा दिन रात मेहनत की, मगर वो अचानक मौत को गले लगा बैठे और अब घर में मैं और माँ ही बचे थे। अब मैंने खुद ही स्कूल जाना छोड़ दिया था। माँ कहने लगी कि ऐसा नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी ही होगी, तुम्हें पढ़ना होगा। अब तो तुम्हारे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करो, इस घर को चलाओ बेटा, और अगर तुम नहीं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी नहीं करोगे तो फिर ये घर कैसे चलेगा? मैंने कहा, माँ, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा से ही घर चलता हो, मैं वैसे भी कोई ना कोई काम कर सकता हूँ। माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी करो लेकिन अपनी शिक्षा अधूरी मत छोड़ो। माँ कहने लगी कि अच्छा, तो तुम एंटर ही कर लो, बस मेरे लिए यही बहुत है। इंटर पास लोगों को भी छोटी मोटी नौकरियां मिल जाती हैं, जिससे उनका घर चल जाता है। मैंने अपनी माँ का कहना मान लिया था, क्योंकि वो आंसू बहा रही थी और अभी अभी विधवा हुई थी। रिश्तेदारों ने भी समझाया, आस पड़ोसियों ने भी कहा कि अपनी माँ की बात मानो, जैसा माँ कहती है वैसा करो, उसका ख्याल रखो। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो जैसे तैसे गुजर गए थे, लेकिन अब घर में कमाई का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पिताजी तो चले गए थे, घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा था, इसलिए माँ ने सोचा कि बेटे को पढ़ाना भी है, उसकी फीस भी देनी है। घर के भी बहुत सारे खर्चे हैं, माँ की भी तबीयत खराब चलती रहती है, उनकी भी दवाइयों का खर्चा है, तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोच मेरे दिमाग में नहीं आई। हालांकि मेरे घरेलू हालात खराब चल रहे थे, मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं हुई कि घर के हालत खराब है। मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने पिताजी की जगह जिम्मेदारी उठानी चाहिए। माँ ने सोचा कि मैं खुद ही कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। उन्होंने काफ़ी दिनों तक नौकरी तलाश की, फिर उसके बाद उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहाँ पर मेरी माँ को एक छोटा मोटा सा काम दे दिया गया था, जिसके उन्हें इतने पैसे तो मिल रहे थे कि मेरे स्कूल की फीस जमा हो रही थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे हो रहा था। हालांकि पैसे कम थे, लेकिन मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जो कम पैसों में भी एडजस्ट करना जानती थी और घर को अच्छे से चला रही थी। जैसे तैसे माँ मुझे हर महीने इतनी मेहनत करने के बाद स्कूल में जमा करने के लिए फ़ीस के पैसे दिया करती थी। अब उनको नौकरी करने की वजह से टाइम नहीं मिलता था, इसलिए वो मेरे स्कूल तो नहीं जा पाती थी, तो फ़ीस के पैसे मुझे ही दे दिया करती थी। मैं उन पैसों से पढ़ाई नहीं कर रहा था, दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया करता था। हर महीने मुझे फ़ीस के नाम पर मेरे खर्चे के मुताबिक पैसे मिल जाते थे। सुबह सवेरे माँ मेरे लिए नाश्ता बनाने के बाद फैक्ट्री के लिए निकल जाती थी और रात को 8 बजे तक घर वापस आती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता था
कि सारा दिन उनका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, पढ़ाई करता भी है या नहीं। मैं इसी बात का फ़ायदा उठाया करता था। मेरा पूरा 1 साल इसी तरह से गुजर गया। माँ के दिए हुए पैसों पर मैंने खूब अय्याशी की। स्कूल में फीस जमा न होने की वजह से मेरा नाम तो स्कूल से कट गया था। एक दिन मेरी माँ को ये बात पता चल गई कि मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जा ही नहीं रहा हूँ। मेरा नाम तो कब का कट चुका है। जब ये बात माँ को पता चली तो उन्होंने मेरे सामने रोते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बेसहारा माँ की तकलीफ नज़र नहीं आती। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, तुम्हारे लिए फ़िक्र से खाना भी बनाकर जाती हूँ, नाश्ता भी बनाकर जाती हूँ और तुम्हारे लिए पैसे भी कमा रही हूँ, और तुम हो कि 1 साल से अपनी माँ को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया। बस अब के बाद से घर का माहौल मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरी माँ के पास हर दूसरे तीसरे दिन कभी कोई शिकायत लेकर आता तो कभी कोई। मेरी माँ मेरी वजह से अब इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि मेरे सामने रोकर कह दी कि बेटा, मैं तुम्हारी ऐसी हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऊपर वाला तुम्हारे पिता को अपने पास न बुलाता बल्कि मुझे अपने पास बुला लेता ताकि मुझे ये दिन देखने न पड़ते। मैं माँ की बातें खामोशी से सुनता रहता था। मुझे माँ के रोने धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब माँ ने मुझे मेरे हालात पर छोड़ दिया था। वो अभी भी पहले की तरह मेहनत कर रही थी। मैं भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता था। काफ़ी लंबे समय से लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता आ रहा था। कंप्यूटर कोर्स कर लिया था। कंप्यूटर से होने वाले जितने भी काम थे वो सब मैं जानता था। कंप्यूटर कोर्स करने का भी मेरा कोई शौक़ नहीं था। बस मेरे साथ के जो दोस्त हैं वो कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे, उनको देखकर मैंने भी जाना शुरू कर दिया। माँ अब तो मुझे पैसे नहीं दिया करती थी, लेकिन मैं माँ के पर्स से पैसे चुरा लिया करता था और पैसे चुराने पर भी वो समझ जाती थी कि उनके बेटे ने ही पैसे चुराए हैं। अब वो पूरी तरह से खामोश हो गई थी। मुझसे दबकर रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि मेरे आगे उनकी चलती ही नहीं थी। इसी दौरान मुझे एक इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की नौकरी मिल गई। मैंने वहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया था। जब ये बात मेरी माँ को पता चली तो उन्होंने कहा कि चलो, तुमने कोई तो अच्छा काम किया। अब मैं चाहती हूँ कि फैक्ट्री में नौकरी करना छोड़ दूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ से पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको लगता है कि मेरी कमाई मैं आपको दूंगा तो ये उम्मीद आप उठाकर रख दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहने लगी कि अच्छा, तो तुम्हारी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है बेटा। मैंने कहा कि जी नहीं है, कोई हक। अब मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। शायद वक्त और हालात में या फिर बेटे के बर्ताव ने उन्हें इतना ज़्यादा बीमार और वक्त से पहले उम्रदार कर दिया था। अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। मेरी नौकरी अभी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ही लगी हुई थी। मैं काफ़ी समय से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जो मेरा पूरा खर्च उठा सके, मुझसे इतना प्यार कर सके कि मेरी मोहब्बत की खातिर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, मगर ऐसी लड़की मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक दिन मेरी नज़र एक शिखा नाम की लड़की पर पड़ी जो बेहद ही सुंदर थी। मैं उसके पीछे जाने लगा। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि लड़की बहुत अमीर है। माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पिता का बिजनेस अकेले संभाल रही है। मैंने सोचा बस अब मेरा काम हो गया, कुछ भी करके मुझे इस लड़की को पटाना होगा। जब इसके आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर इसका सब कुछ उसका ही होगा, जो इसका जीवन साथी बनेगा। मैंने फैसला कर लिया था कि इस लड़की का जीवन साथी तो मैं ही बनकर रहूँगा, लेकिन कैसे मैं इसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकूं। मैं कई दिनों से शिखा पर नज़र रखे हुए था। फिर मुझे पता चला कि शिखा कुछ दिनों बाद अपने ऑफिस के बाहर गरीब लोगों को कपड़े बांटेगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे मौका मिल गया था कि अब यही मौका है शिखा को अपने आईने में उतारने का। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं शिखा के सामने गरीब बनकर जाने वाला था ताकि गरीबों की लाइन में खड़े होकर मैं उसके आगे हाथ फैलाकर उससे कपड़े मांग सकूं या फिर उसकी नज़र में भिखारी बन सकूं? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। मैं तो शक्ल से ही खुशमिजाज और हैंडसम लड़का नज़र आता था। कहीं से भी देखकर कोई मुझे गरीब नहीं बता सकता था। मेरी सैलरी के जितने पैसे होते थे वो मैं अपनी सुंदरता और अपने खान पान पर ही लगाया करता था। मैं फौरन ही ये खबर सुनकर घर गया। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो चूल्हे पर खाना बना रही थी। खाना बनाते समय बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से
माथे पर आने वाले पसीने को पोंछ रही थी। मैं तभी माँ के करीब गया। मैंने कहा, माँ क्या बना रही हो? माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा। शायद आज काफ़ी समय के बाद मैं अपनी माँ से इस तरह से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि दाल बना रही हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम कौन सा मेरे साथ खाना खाने वाले हो? तुम तो बाजार का अच्छा अच्छा खाना खाते हो ना। मैंने कहा, ऐसा नहीं। हे माँ, मुझे आज आपके साथ खाना खाना है। खाना तैयार हुआ तो माँ ने मुझे खाना परोसा और खुद भी मेरे पास खाना खाने के लिए बैठ गई। वो बिल्कुल खामोश थी। फिर मैंने एक दो निवाले खाने के बाद कहा कि माँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आपसे एक काम है। कहने लगी कि तुम्हें कब से अपनी माँ की मदद की ज़रूरत पड़ने लगी। मैंने कहा, माँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। माँ, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। आखिर मैं कब तक एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बच्चों को कंप्यूटर सिखाता रहूँगा? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नौकरी कौन देगा? माँ कहने लगी, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। अगर आज तुम्हारे पास डिग्री होती तो शायद तुम्हें आसानी से वहाँ नौकरी मिल जाती। मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि माँ एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है। शिखा रसफोगी, उसने ऐलान किया है कि कल वो अपने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर गरीबों को कपड़े बांटेगी। मैं चाहता हूँ कि आप उन गरीबों के बीच खड़ी हो जाओ। सुना है कि वो बहुत दरियादिल है। बस आपको वहाँ लाइन में खड़े होना है और जब आपका नंबर आए तो आपको उसके दिए हुए कपड़ों से इनकार कर देना है और सिर्फ इतना कहना है कि बेटा, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। इस दुनिया में सिर्फ मेरा एक बेटा है जो मेरा इकलौता सहारा है, मगर काफ़ी टाइम से नौकरी की तलाश कर रहा है। उसे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके आंसू और आपकी एक्टिंग देखकर ज़रूर मुझे नौकरी दे देगी। माँ चौंक गई और कहने लगी कि तुम कैसी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हो? मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मेहनत की, लेकिन किसी को ये जाहिर नहीं किया कि मैं लाचार हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं गरीब औरत बनकर उस लड़की के आगे भीख मांगूं, वो भी तुम्हारी नौकरी के लिए। माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, तो मैंने माँ के सामने थोड़ा इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने रोते हुए कहा कि माँ, जो पिछले समय से मैंने किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन गलती तो बच्चों से ही होती है। आप तो मेरी माँ हो, आपको मुझे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने माँ के पैर पकड़ लिया और कहा कि माँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, वरना मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाती है तो मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, मेरा फ्यूचर बन जाएगा और फिर आपको भी कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। प्लीज़ मान जाइए माँ। मेरे आंसू देखकर माँ मेरे इस काम के लिए मान गई थी, लेकिन बहुत शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि ये सब करना उनके लिए आसान काम नहीं था। अगले दिन मैं उठा और मैंने माँ से कहा कि आज आपको फी फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जल्दी से तैयार हो जाइए। वो तैयार हो गई तो मैंने एक ब्लेड लेकर उनकी साड़ी पर मार दिया। माँ कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि आपके कपड़े तो फटे हुए होने चाहिए ना, ताकि उसे लगे कि आप बहुत ज़्यादा गरीब और परेशान औरत हो, तभी तो उस लड़की पर अच्छा इम्प्रेसेस जमेगा। माँ इस काम को करने के लिए राज़ी तो नहीं हो रही थी। उन्हें पता था कि जब वो इन फटे पुराने कपड़ों में घर से बाहर निकलेगी तो लोग क्या सोचेंगे, और जब वो वहाँ लाइन में लगेंगी तो अगर उनकी कोई जान पहचान का उन्हें मिल गया तो वो क्या सोचेगा। मगर फिर भी मेरी खातिर वो इस काम के लिए राज़ी हो गई और फिर मैं उनको शिखा की बिल्डिंग के बाहर ले गया था, जहाँ पहले से ही बहुत सारे गरीब लोग लाइन में लगे हुए थे। मैंने माँ को भी वहाँ खड़े होने को कहा और मैं कुछ दूरी पर जाकर उनको देखने लगा। कुछ देर के बाद शिखा आई। हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए, उसकी आंखों पर चश्मा लग रहा था। उसके बॉडीगार्ड्स इधर उधर खड़े हुए थे। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और उसके नौकरों ने उसके लिए कुर्सी रख दी थी। वो उस पर बैठ गई। बारी बारी सब लोगों को कपड़े बांटने लगी। मैंने माँ के चेहरे को देखा था जो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे दूर खड़े हुए देख लिया। मैंने माँ को इशारा दिया कि आपको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है, आपकी एक्टिंग वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मुझे माँ की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। वो मेरी जिद के आगे मजबूर थी। इसलिए थोड़ी देर के बाद जब माँ का नंबर आया तो जैसे ही शिखा ने अपने हाथों में कपड़े लेकर माँ की तरफ बढ़ाए तो माँ ने उन कपड़ों को अपने हाथों में नहीं लिया। उनकी आंखों में आंसू तो पहले ही थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर बेबसी भी साफ नजर आ रही थी।
उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैडम जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ मेरा बेटा है, और मेरा बेटा आज अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर मेरा और अपना पेट पालने के लिए बहुत परेशानियों से गुजर रहा है। शिखा ने कहा कि आप क्या कहना चाहती हैं? माँ ने कहा कि बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तन पर कपड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत है, मगर इस समय मेरे बेटे को नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो वो अपनी जान ले लेगा। तो ये सब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि एक माँ का जवान बेटा उसके सामने अपनी जान दे दे? माँ बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। मैं दूर खड़ा खुश हो रहा था। तभी शिखा के मैनेजर ने कहा कि बहन जी, यहाँ से जाइए, फालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कपड़े लेने हैं तो लीजिए। माँ, ENM का टाइम वेस्ट हो रहा है। तभी माँ शिखा के पैरों में बैठ गई और उसके पैर पकड़कर कहने लगी कि बेटा, एक मजबूर माँ की बात मान लो। ऊपर वाले ने तो तुम्हें बहुत दिया है। अगर तुम अपनी कंपनी में मेरे बेटे को नौकरी दे दोगी तो तुम्हारी दौलत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। शिखा कहने लगी कि आपके बेटे की एजुकेशन कितनी है? माँ ने कहा कि मेरा बेटा सिर्फ 10वीं पास है। बेटा, गरीब लोग कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा बेटा दिमाग का बहुत तेज है। कंप्यूटर के सारे काम जानता है। उसका दिमाग बना बनाया कंप्यूटर है। उम्मीद है कि तुम बेटे से निराश नहीं होगी। एक बार उसको अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए बुलाओ तो तुम खुद ही समझ जाओगी कि मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। तुम उसको नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकोगी। मैंने देखा था कि शिखा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। उसका मैनेजर फिर से कुछ बोलने वाला था। उसने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और कहने लगी कि ठीक है, कल आप अपने बेटे को यहाँ पर भेज देना। मैं खुद आपके बेटे का इंटरव्यू लूँगी। साथ ही उसने माँ को ज़बरदस्ती कपड़े भी दे दिए। माँ अपने आंसू पोंछते हुए वापस आ गई थी। माँ की एक्टिंग देखकर कहीं भी नहीं लगता था कि उन्होंने एक्टिंग की है। ऐसा लगता था जैसे वो रियल में मजबूरी का रोना रो रही थी। घराकर मैं तो बहुत खुश था, लेकिन माँ अभी भी उदास थी। मैंने कहा, माँ, आपने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि बेटा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है और औलाद उसका आधा भी नहीं। इतना कहकर माँ अपने कामों में लग गई थी। मैं उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए खुशी मनाने लगा था कि अब तो सब कुछ मेरे बस में होगा। ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गया, जहां शिखा अपने कैबिन में बड़ी शान से कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा तो देखती रह गई। शायद मेरी स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो गई थी। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने भी अपना चेहरा कुछ ऐसे भोला बना लिया था जैसे कि मैं बहुत परेशान हूँ। ज़बरदस्ती आंखों में आंसू लाने पड़े ताकि उसे मुझ पर रहम आ जाए। मैंने कहा, मैडम, मैं है एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी कंपनी में एक से एक हुनर इंसान नौकरी करता है। मैं शायद उन लोगों के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ से मना किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला मुझ जैसे है स्कूल पास को कभी नौकरी नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने यहाँ नौकरी नहीं दोगी, मगर मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की खुशी की खातिर आया हूँ। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि उन्होंने आपसे हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए नौकरी मांगी। अगर आप मुझसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हैं तो कर सकती है। शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि आपकी मम्मी बहुत अच्छी औरत है। मुझे तो वो बहुत पसंद आई। मुझे आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करने, ना ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी माँ मुझे आपके बारे में सब कुछ बता चुकी है। आप कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब बात सुनते ही मेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मैंने कहा, आप सच कह रही हैं? उसने कहा कि जी, आपको आपकी नौकरी बहुत बहुत मुबारक हो। अब कल से हम आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। घर आकर मैंने सबसे पहले ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ खुश हुई। मैंने माँ को उम्मीद दिलाई कि अब की बार आपका बेटा वो नहीं रहेगा जो कि पहले हुआ करता था। मैं अभी माँ को अपने काम के लिए और इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए उनको खुद से नाराज़ नहीं कर सकता था। माँ खुश तो थी, उनको लगता था कि अब उनका बेटा सुधर गया है। मैंने अगले दिन से नौकरी ज्वाइन की। मुझे वहाँ कंपनी में कंपनी के बनाए गए सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल कंप्यूटर में नोट करनी थी और उनके बिल बनाने थे। ये काम पहले ही दिन मैंने बहुत अच्छे से किया था।
जिस पर शिखा मेरे काम से इम्प्रेसिव हुई थी। मैं जब रात को घर आया तो देखा कि माँ ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया था। माँ ने कहा कि मेरा बेटा सारा दिन भूखा रहा होगा, कल मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाऊंगी। मैंने माँ से इस बात के लिए इनकार नहीं किया क्योंकि मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। माँ अगले दिन अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लाई। लंच टाइम पर मैंने माँ के साथ थोड़ी झूठी मूठी मोहब्बत भरी बातें की और उनसे कहा कि मुझे आज आपके हाथों से खाना खाना है। माँ को लगने लगा था कि अब उनका बेटा काफ़ी हद तक सुधर गया और अपनी माँ की इज्जत करने लगा है, अपनी माँ का कहना मानने लगा है। माँ ऑफिस में आकर मुझसे बहुत प्यार दिखाया करती थी। मैं शिखा के सामने भी ऐसा जाहिर करता जैसे मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मजबूर हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। शिखा माँ बेटे के बीच का प्यार देखकर काफ़ी इम्प्रेसिव हो रही थी। मैं धीरे धीरे उस पर अपना इम्प्रेशन जमाना चाह रहा था, उसकी मदद करने की कोशिश करता, उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आता। उसे लगने लगा था कि मैं आजकल के लड़कों से बहुत अलग हूँ, अपने काम पर ध्यान देता हूँ, औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ और अपनी माँ से भी मोहब्बत करता हूँ। मैं नोटिस कर रहा था कि वो चुपके चुपके मुझे देखा करती थी, मेरे काम की बहुत तारीफ किया करती थी और मुझसे बात करने के लिए बार बार अपने कैबिन से उठकर मेरे डेस्क पर आया करती थी। अब मुझे अपनी अगली चाल चलनी थी। मैंने अगले दिन ऑफिस की छुट्टी कर ली। माँ कहने लगी कि बेटा क्या हुआ, आज ऑफिस नहीं जा रहे, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा माँ, मेरी नहीं बल्कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैं शिखा के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा और इम्प्रेसिव हो जाए। माँ मेरी बात नहीं समझी। मैं उनको लेकर अस्पताल पहुँच गया। ये सरकारी अस्पताल था जहाँ के डॉक्टर को मैंने थोड़े से पैसे दिए और कहा कि मुझे अपनी माँ को 2 दिन के लिए यहाँ पर एडमिट करवाना है, हालांकि उनका कोई इलाज नहीं होना। डॉक्टर भी हैरान था मगर पैसे मिल गए तो खामोश हो गया। माँ को मैंने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के को बताया कि मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, मैं 2-3 दिन तक ऑफिस नहीं आ सकूंगा। 2 दिन गुजर गए, मेरे पास ना तो शिखा का कोई फ़ोन आया और ना ही कोई खबर। जब तीसरे दिन शिखा ने मुझे ऑफिस में बुलवाने के लिए फ़ोन किया कि आपकी 3 छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। शिखा को ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो फ़ौरन सरकारी अस्पताल आई। उसने माँ को देखा तो उसको उन पर बहुत तरस आया। उसने कहा कि तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ इस अस्पताल में क्यों आए हो? यहाँ तो कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, यहाँ मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएगा। मैंने कहा तो और कहाँ लेकर जाता? मैडम, गरीब इंसान तो सरकारी अस्पताल में ही आ सकता है ना? शिखा कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उसी समय 50,000 का चेक मुझे दिया और कहने लगी कि तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, यहाँ नहीं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और हाँ, तुम जितने दिन की छुट्टी करना चाहो कर सकते हो। मेरा दाव अब मेरे काम आने लगा था। माँ हैरान थी कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। कभी मैं उन्हें भीख मांगने वाली औरत बना देता हूँ तो कभी बीमार बना देता हूँ। मैं बार बार शिखा के सामने अपनी कोई ना कोई परेशानी रख देता। वो मेहरबान होकर कभी मुझे पैसे दे देती, कभी मैं गाड़ी खराब होने का बहाना करता तो मुझे बाइक गिफ्ट कर देती। अब उसे मुझसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगी थी और फिर फाइनली वो दिन भी आ गया था जब उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उसने कहा कि अगर तुम जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन प्यार करने वाली माँ नहीं है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था और फिर फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। माँ को अब समझ आया था कि मैंने शिखा से इतने सारे झूठ क्यों बोले, लेकिन माँ खामोश रही क्योंकि मैंने उनको कसम दी थी कि अगर आपने कभी भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो शायद आपका बेटा बिखर जाएगा और आपसे भी दूर हो जाएगा। माँ नहीं चाहती थी कि अब उनका बेटा जो सुधर चुका है वो दोबारा से उनसे दूर हो जाए, मगर उनका बेटा सुधरा कहाँ था? मैं तो अभी भी वैसा का वैसा ही था। उन्हें लगता था कि मैं शिखा को पाना चाहता था, लेकिन मैं शिखा को नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसकी दौलत को भी हासिल करना चाहता था। शिखा से शादी के बाद वो मुझे और मेरी माँ को अपने साथ अपने घर में ले गई थी। वो मेरी माँ को बहुत इज्जत दिया करती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैंने अब उसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की
और मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम मैं संभाल लूँगा, तुम बस घर में रहो, आराम करो, एक अच्छी पत्नी की तरह शाम को मेरे ऑफिस से घर आने का इंतज़ार किया करो। शिखा को भी ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। मैं उससे मोहब्बत का झूठा दिखावा करके उसकी कंपनी अपने नाम करना चाहता था। मैं जो कभी यहाँ नौकर बनकर इस कंपनी में नौकरी करने के लिए आया था, अब शिखा से शादी करने के बाद यहाँ का मालिक बन गया था। कंपनी के सारे लोग मुझे हैरानी से देखा करते थे। अब वहाँ मेरी मर्जी के मुताबिक काम होता था। मैंने शिखा की बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लिया था। बस मैं शिखा की एक एक चीज़ को धीरे धीरे अपने नाम करना चाहता था, जिसमें मुझे काफ़ी समय लगने वाला था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि जहाँ मैं मेहनत करते करते इतनी कामयाबी तक पहुँच गया हूँ, एक दिन पूरी कामयाबी भी हासिल करके रहूँगा। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। शिखा मेरी माँ के साथ बहुत खुश रहती थी। वो उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। वो मेरी माँ की मोहब्बत में इस तरह डूब गई थी कि उसने कभी अपने बिजनेस के बारे में मुझसे पूछने की कोशिश ही नहीं की। वो एक माँ के प्यार के लिए कई सालों से तरस रही थी। मेरी माँ जब उसे मिली तो उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। मैं शुरू से ही फ्लर्टिंग बाज रहा था। मैंने शिखा की छोटी छोटी कंपनी को तो चुपके चुपके अपने नाम करवा लिया था, जिसके बारे में शिखा को कानों कान तक खबर नहीं थी। उसके बाद मैं शिखा की जायदाद और उसके घर को भी अपने नाम करना चाहता था। आगे मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे शिखा को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकना है। कुछ ही दिनों बाद मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना पड़ गया। मैं यहाँ पूरे 20 दिन के लिए आया था। उधर घर में माँ और शिखा एक दूसरे के साथ थीं। माँ ने कभी भी मेरे बारे में शिखा को कुछ नहीं बताया कि बीते हुए समय में मैं क्या कुछ कर चुका हूँ। तभी तो शिखा के दिल में मेरे लिए इज्जत बहुत बड़ी हुई थी। लंदन पहुँचने के कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात श्रुति से हुई, जो कि बहुत सुंदर थी और बहुत ही अमीर थी। लंदन की सड़कों पर उससे मेरी मुलाकात हुई। वो वहाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी। उसकी फैमिली इंडिया में रहती थी। इसी दौरान उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बातचीत हुई तो पता चला कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप श्रुति को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया जाए। धीरे धीरे मैंने श्रुति को अपनी मोहब्बत में फंसाना शुरू कर दिया। उसको अपनी अच्छाइयाँ दिखाने लगा, उसकी इज्जत करने लगा। कई बार तो उसके सामने एक्टिंग भी करनी पड़ गई। उसे गुंडों से बचाया, उसके दिल में अपनी जगह बनाई। मैं जो 20 दिन की बिजनेस मीटिंग पर लंदन आया था, मुझे यहाँ आए हुए 1.5 महीना गुजर चुका था, सिर्फ और सिर्फ श्रुति की वजह से, क्योंकि मुझे श्रुति से भी अपना फ़ायदा लेना था। मैं चाहता था कि श्रुति भी धीरे धीरे मुझे अपना बैंक बैलेंस बता दे। शिखा का बार बार मेरे पास फ़ोन आता कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, कब आओगे, अभी तुम्हें वहाँ कितने दिन और रहना है। मैंने उसे बताया कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तुमने तो कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। शिखा, तुम्हारे इस बिजनेस को बचाने के लिए मुझे यहाँ कुछ और दिन रहना होगा। शिखा को लगा कि मैं उसके लिए और उसके बिजनेस के लिए काफ़ी सोचता हूँ, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं और मम्मी तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक तरफ मैं शिखा से फ़ोन पर बातें किया करता था, तो दूसरी तरफ श्रुति भी धीरे धीरे मेरे प्यार में पागल होती जा रही थी। मैंने श्रुति को नहीं बताया था कि मैं यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ। मैं उसके सामने एक मिडिल क्लास लड़का बनकर पेश हुआ था। मैंने उसको बताया था कि मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ नौकरी ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। कई दिन गुजर गए। श्रुति के साथ मेरी मुलाकातें बढ़ने लगी थीं, बातें बढ़ने लगी थीं और मोहब्बत भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, मेरी तरफ से नहीं। श्रुति की तरफ से एक दिन मैंने देखा कि श्रुति का बिहेवियर अचानक बदल गया, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत हंस कर बातें करती थी, लेकिन उस दिन मैं उसे टच भी कर रहा था तो वो मुझसे दूर हो रही थी। मेरी समझ नहीं आया कि उसके अंदर ऐसा बदलाव क्यों आया। फिर अचानक उसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, जिसके बारे में सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि उसके पिता बहुत ही दौलतमंद हैं, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि मैंने आपके बारे में उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पिता का कहना है कि वो आपसे मेरी शादी कर देंगे और आपको घर जमाई बना लेंगे। आफ्टर ऑल, मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ आपका भी होगा। आपसे मिलने के लिए मेरे पिता बहुत एक्साइटेड हैं। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ था।
मैंने कहा कि ठीक है तो चलते हैं। तुम्हारे पिता से मिलने के लिए उसने लंदन से अपना सारा सामान पैक किया और मेरे साथ इंडिया वापस आ गई। मगर बड़ी हैरानी की बात थी कि इंडिया में मैं भी शिखा के साथ देहरादून में रहा करता था और वो भी देहरादून शहर की ही रहने वाली थी। वो एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जा रही थी। मैंने शिखा को नहीं बताया था कि मैं वापस आ गया हूँ और देहरादून में ही हूँ। उसे अभी भी यही पता था कि मैं लंदन में मौजूद हूँ और काम पर फोकस कर रहा हूँ। श्रुति कार हो ड्राइव कर रही थी। उसने कहा कि मेरी फैमिली आपको देखकर बहुत खुश होगी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको भी मेरी फैमिली के लोग बहुत पसंद आएंगे। बस एक बार हम घर पहुँच जाएं, आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मगर वो मुझे लेकर जीस कॉलोनी में पहुंची। वहाँ भी मैं दंग रह गया था। गाड़ी से उतरने के बाद उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं घबरा गया कि यहाँ तो मेरा भी घर है, अगर शिखा ने या किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, श्रुति मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बाद में मिलूंगा, अभी मैं थक गया हूँ। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आज तो आप मेरी फैमिली से मिलकर ही जाओगे। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि वो चलते चलते मेरे ही बंगले तक पहुंच गई थी। मुझे मेरे ही बंगले के अंदर ले जा रही थी। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, मगर वो मुझे ज़बरदस्ती खचेड़ते हुए घर के अंदर ले गई। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि माँ और शिखा मुझे हैरानी से देख रही थीं। श्रुति ने कहा कि हेलो दीदी, आ गया आपकी बहन का बॉयफ्रेंड जो काफ़ी समय से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। श्रुति के मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? शिखा अपने हाथ बांधकर आगे बढ़ी और कहने लगी, अरे आप आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम आने से पहले मुझे बता तो देते ताकि मैं आपके स्वागत का इंतजाम कर लेती। श्रुति कहने लगी कि दीदी, इसकी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अनुज के स्वागत की तैयारी खुद कर चुकी हूँ। तभी अचानक पीछे से 2 पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस को देखकर मैं घबरा गया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने कहा, शिखा मैं इस लड़की को नहीं जानता। श्रुति ने मेरी बात काटते हुए कहा कि दीदी, आपको मेरे बॉयफ्रेंड से मिलकर कैसा लगा? शिखा मेरे करीब आई और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे मेरे होश उड़ गए। मेरे चेहरे पर पसीना आ गया था। मुझे तो लगता था कि ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों की मिली भगत है। शिखा ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे साथ शादी के बंधन में बंधकर तुम मेरी ही बहन के साथ लंदन में अफेयर चला रहे थे। मैंने हैरान होकर कहा, तुम्हारी बहन? शिखा कहने लगी कि हाँ, ये श्रुति है, मेरी छोटी बहन। शायद तुमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी एक छोटी बहन भी है। तुम्हारी नज़र तो मेरी दौलत पर पड़ी हुई थी। तुमने तो ये सोचा कि मैं अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हो। पिछले कई महीनों से तुम कंपनी में जो घोटाले कर रहे हो, उसकी भी मुझे खबर मिल रही थी, मगर मैंने इन बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मगर जब तुम लंदन गए और मेरी बात श्रुति से हुई, जो कई दिनों से मुझसे कह रही थी कि वो जीजू का फ़ोटो देखना चाहती है, मैंने शादी कर ली और अपनी बहन को अभी तक अपने पति की तस्वीरें भी नहीं दिखाई, तो मैंने इसको तुम्हारी और अपनी फ़ोटो साइन की, जिसको देखकर ये हैरान रह गई, क्योंकि इसने मुझे बताया कि तुम तो वही इंसान हो जो लंदन में उसके साथ अफेयर और मोहब्बत के वादे कर रहे हो। मैं घबराई नहीं। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम ये सब कुछ जारी रखो और जब कुछ दिन गुजर जाएं तो इसे लेकर यहाँ आ जाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कंपनी अपने नाम करवा लोगे? मुझे बर्बाद कर दोगे और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। मेरे माता पिता बचपन में मर गए थे, मैं छोटी थी, तो मेरे चाचा जी ने मेरे पिता का बिजनेस संभालना, और जब मैं 18 साल की हुई तो उन्होंने उनका पूरा कारोबार मुझे सौंप दिया। मैं कई सालों से अपने डीन का बिजनेस संभाल रही हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। जिस कंपनी में तुम काम करते हो ना, वहाँ का एक एक इंसान मेरे नियमों का पालन करता है। मुझे मेरे चाचा जी छोटी से छोटी खबर दे रहे थे कि वहाँ तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो और क्या नहीं। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सोचा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ होश हूँ, मुझे दौलत और बिजनेस का क्या करना। मगर जब मुझे पता चला कि तुम मुझे चीट कर रहे हो,
तब मैंने फैसला कर लिया कि अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिखा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये दोनों लड़कियां बहनें थीं, मुझे बेवकूफ़ बना रही थीं। मुझे तो लगता था कि मैं इन दोनों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मगर असल में तो मैं ही बेवकूफ़ बन गया था। मैंने कहा, शिखा, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो पहले ही पता था कि ये तुम्हारी बहन है। मैं इसके साथ मजाक कर रहा था, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शिखा कहने लगी कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। फिर वो मेरी माँ के पास पलट कर गई और कहने लगी कि मम्मी, मैं तो आप पर बहुत भरोसा करती थी कि आपको ये सब कुछ पता था कि आपका बेटा मुझे धोखा दे रहा है। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, सबसे बड़ी गलती मेरी है। तुम्हें नहीं पता किसने मुझे बचपन से लेकर अब तक कितना मजबूर किया, कितना जलील करवाया। मैं तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहती थी, अच्छा इंसान बनना चाहती थी, लेकिन मेरे नसीब में अच्छा बेटा है ही नहीं। मुझे तो लगता था कि ये सुधर गया, मगर ये कभी नहीं सुधर सकता। मुझे तो लगता था कि ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन किसी औरत के दिल के साथ नहीं खेल सकता। बेटा, तुम इसे कभी माफ़ मत करना। एक औरत के दिल दुखाने की सज़ा क्या होती है? औरत का दिल दुखता है तो उसे कैसी तकलीफ़ होती है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर इसको क्या पता, ये तो पत्थर दिल है। इसने ही मुझे जानबूझकर मेरे कपड़े फाड़ कर तुम्हारे सामने नौकरी की रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था, और एक दिन तो मैं बीमार भी नहीं थी, फिर भी मुझे अस्पताल ले गया कि तुम्हें शिखा के सामने बीमार बनने की एक्टिंग करनी है। बेटा, इसने तुम्हें कई बार बेवकूफ़ बनाया। मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रहा है, मगर मुझे तो अब पता चला कि ये तुम्हारी दौलत हथियाना चाहता है। इसने बचपन से लेकर अब तक मुझे बहुत तंग किया और मैंने इसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया, मगर अब नहीं। अब मैं इसकी किसी भी हरकत को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सारी ज़िंदगी अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करती रही, अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती रही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छी औलाद नसीब वालों को मिलती है, मुझ जैसी बदनसीब औरत को नहीं। इतना कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं किसी से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा था। मेरी सच्चाई इस तरह भी खुलकर सबके सामने आ जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं था। शिखा ने कहा कि अरेस्ट कर लीजिए इस इंसान को। शिखा मेरे करीब आई और कहने लगी कि मुझे डिवोर्स दे देना। घटिया इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पुलिस ने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई और मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल दिया। शिखा चाहती तो मेरी गलती का बदला मेरी माँ से ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि जब तक आपका बेटा जेल की सज़ा काट रहा है, तब तक आप मेरे साथ रहोगी, क्योंकि आपने मुझे एक माँ की तरह प्यार दिया। मैं भी आपसे काफ़ी अटैच हो गई हूँ, आपसे दूर नहीं हो सकती। लेकिन जब आपका बेटा वापस आ जाएगा तो आप अपने बेटे के पास चली जाना। माँ रोती रही और बार बार पिताजी से शिकवा करती रही कि अगर तुमने बचपन में बेटे की गलतियों पर पर्दा न डाला होता तो आज उसे और मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मैं जेल में अपनी सज़ा काट रहा हूँ और सोचता हूँ कि बच्चों की गलतियों को बचपन में ही सुधार देना चाहिए। बड़े होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन की गलतियाँ गलतियाँ होती है और जवानी की गलतियाँ जुर्म बन जाती है। अभी मेरी सज़ा में कुछ दिन बाकी है। मैं शिखा को तो डिवोर्स दे चुका हूँ, लेकिन किसी से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि हम ज़्यादा शातिर हैं, लेकिन हर बार जीत शातिर इंसान की नहीं होती। कभी कभी हम भी अपने से ज़्यादा शातिर इंसान के हाथों बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।